Just give me a second. I'll increase the volume. चलिए. So I hope you all have noted down the questions. उम्मीद करती हूँ ये एक question जो हमने यहाँ लिखा है आपने उसको note down कर लिया होगा because this is going to be a very important topic today. आज की क्लास का बहुत ही important topic है ये. When we talk about the last lecture that we are conducting today, that does not mean कि ये जो lecture है this after this I'm not going to be available on the group. I'll not take your doubts. ऐसा नहीं है. Few students have submitted their answer sheets. Not everyone has submitted their answer sheets. So I'm not going to again and again announce कि answer sheet submit करो because the dedicated ones, the disciplined students, they submit their answers in time, right? तो इसलिए even after the time limit, if you want to submit your answers or if you want, next week or any time, before your exam, if you want me to evaluate any of your answers, you can post those answers on the group and I'll evaluate it. Okay? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री का ही. अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी आंसर ट्राई किया है, एनी एमसीक्यू रिलेटेड डाउट, एनीथिंग, आई विल बी देयर टू आंसर इट फॉर यू. ओके, आई विल बी देयर टू इवैल्यूएट इट फॉर यू. डोंट वरी. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज लेक्चर, हम साइमन कमीशन से स्टार्ट करने वाले हैं. नाउ हियर बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, दिस इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, प्रीलिम्स में अभी थोड़ा सा टाइम है. 28 मई को प्रीलिम्स है आपका, ठीक है. उससे पहले यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सीसैट ऑल्सो. आई होप यू आर फोकसिंग ऑन सीसैट. आई होप यू आर नॉट लेटिंग इट गो because it is the most crucial part of your preparation. If you clear CSAT, then only your paper 1 will be checked. If you don't qualify CSAT, paper 1 में भले ही आपके पूरे फुल मार्क्स आ रहे हो, चेक नहीं होगा, ठीक है. प्रीलिम्स नहीं निकल पाएगा. इसीलिए 33% मार्क्स CSAT में लाना इज मैंडेटरी, ठीक है. इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर एंड इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट. इट्स अ मस्ट. ये मत समझना अरे क्या फालतू का पेपर घुसा दिया यूपीएससी ने. बहुत जरूरी है एप्टीट्यूड चेक करना बिकॉज इन सिचुएशंस ऑफ एपिडेमिक देयर योर एप्टीट्यूड वर्क्स. योर बुकिश नॉलेज विल नेवर वर्क इन सिचुएशंस ऑफ एपिडेमिक्स. कोई भी नेचुरल डिजास्टर या एपिडेमिक है कंट्री में, उसमें ब्यूरोक्रेट का एनालिटिकल और एप्टीट्यूड अंडरस्टैंडिंग ही चेक की जाती है. उसी की वजह से लोगों की जान बचती है, ठीक है. इन प्लानिंग, बिकॉज यू विल बी अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग इन द नेशन. इकोनॉमिक प्लानिंग, डिफेंस रिलेटेड प्लानिंग, ठीक है. तो ये सारी प्लानिंग में आप पार्टिसिपेट करोगे तो वहां आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी इतनी काम नहीं आएगी जितनी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग और एप्टीट्यूड काम आएगा. ओके, सो फॉर दैट दिस इज अ बुक. सी, previous year question papers are very important, but there are so many PDFs and so many different kind of you can say आप बोल सकते हो summarized form of previous year question papers which are available on various websites and the solutions are also very different. एक वेबसाइट पे आप देखोगे सेम क्वेश्चन का डिफरेंट सोल्यूशन होगा, दूसरी वेबसाइट पे एकदम डिफरेंट होगा. Sometimes I have seen, on various reputed websites also, when we give mock test, the solutions are wrong. ठीक है. आई विल नॉट नेम एनी वेबसाइट, बट कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां मैंने पर्सनली देखा है सोल्यूशंस गलत होते हैं. तो इसलिए आई एम रिकमेंडिंग ऑल ऑफ यू दिस ओसवाल बुक्स का 28 इयर्स यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स का पेपर 1 सीसैट. पेपर 1 भी है एंड सीसैट का पेपर भी है. सीसैट फ्रॉम 2011 to 2022 एंड पेपर 1 1995 से 2022. You don't have to go through all the 28 years paper, but at least last 10 years के question papers are a must. Last 10 to 15 years question papers are a must. ठीक है. सो ये सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है टॉपिक वाइज है, सब्जेक्ट वाइज. टॉपिक वाइज दे हैव different disintegrated the entire subject and they have given you previous year questions along with the solutions. So this is a must before you sit for your exam. Even if you are sitting for 23 or 24, try to solve this book at least once. Last 10 years तो solve करके जाने ही जाने हैं. I will share the link of this book also with you. आपको ग्रुप पे इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर जो बच्चे रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. शुरू करते हैं आज का लेक्चर. हियर यू विल सी द क्वेश्चन वाज व्हाई वाज साइमन कमीशन अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि साइमन कमीशन वाज सेंट टू इनटू इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो द क्वेश्चन कैन बी व्हाई इट वाज अपॉइंटेड, एंड देन द क्वेश्चन सेज व्हाट वाज द इमीडिएट रिस्पांस टू द कमीशन बाय इंडियंस. तो 2 questions which are put together in one. 2 questions हैं, एक में इसको डाल दिया है. 250 words, 15 marks. That means 2.5 to 3 pages will be given to you to answer the question. Now, how will you answer the question? पहले तो आप introduction frame करोगे. In the introduction, you will just explain what is Simon Commission. Just a brief introduction, 4 to 5 lines about Simon Commission you will explain. And then comes the body of the answer. In the body of the answer, what you will do?
Here you will give reasons why Simon Commission was appointed. साइमन कमीशन को क्यों अपॉइंट किया गया, क्यों बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द आंसर. ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द आंसर. सेकेंड पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द आंसर वुड बी यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ इंडियंस रिएक्टेड. इंडियंस ने कैसे रिएक्ट किया टुवर्ड्स दिस साइमन कमीशन. एंड देन यू विल फ्रेम कंक्लूजन. फिर आप क्या करोगे, कंक्लूजन फ्रेम करोगे. हाउ विल यू फ्रेम कंक्लूजन? You will explain the importance of constitution framing, because this commission came to India to frame the constitution, na? So what was the importance of constitution framing for Indians? Why Indians got so emotional when it comes to framing constitution for them? तो इंडियंस के लिए संविधान को बनाना, फ्रेम करना इतना जरूरी क्यों था उस टाइम पर कि वो साइमन कमीशन के खिलाफ खड़े हो गए. दैट दे स्टूड अगेंस्ट साइमन कमीशन, दैट we are not going to allow Britishers to frame our commission. We will frame our own commission. Constitution. Okay. So you will explain the importance. Again, 5 to 6 lines में आप conclude करोगे to show why Indians were, angry at the Simon Commission, why they were protesting and saying, Simon, go back. Okay. So this will be the structure of the answer. ये आपका structure रहेगा. Now let us understand the Simon Commission and the response. तो अब इसको हम एक फ्लो चार्ट फॉर्मेट में समझ लेते हैं. ठीक है, लेट अस स्टार्ट मेकिंग नोट्स. व्हेन वी टॉक अबाउट साइमन कमीशन, इट इज वेरी फेमसली नोन एज द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन. इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन. ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज AKA. इट इज ऑल्सो नोन एज द साइमन कमीशन. SC मीन्स साइमन कमीशन. एंड इट वॉज अपॉइंटेड बाय, किसने इसको अपॉइंट किया? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. दिस फ्लो चार्ट दैट वी आर मेकिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. इट वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था. इन विच ईयर? इन 1927. एंड इट वाज अपॉइंटेड अंडर हुज चेयरमैनशिप? किसके चेयरमैनशिप के अंडर? द सरनेम वुड बी साइमन ओनली. ओके, दैट इज व्हाई इट वाज साइमन कमीशन. सो द चेयरमैनशिप वाज ऑफ जॉन साइमन. जॉन साइमन के अंडर इसको बनाया गया. ठीक है. एंड वाई इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड और वाई इट वॉज अपॉइंटेड, यहाँ पर आप वाई लिखोगे, वाई. सो द आंसर हियर इज, आई जस्ट एक्सपैंड द स्लाइड. द आंसर हियर वुड बी टू रिव्यू, राइट इट डाउन, टू रिव्यू द वर्किंग्स ऑफ, टू रिव्यू द वर्किंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दैट वी स्टडीड, एंड सजेस्ट मेजर्स, एंड सजेस्ट measures of future, कि how the administration of India can be improved. ठीक है, तो बेसिकली इस एक्ट को बनाया गया, इस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया. वाई? so that the working of Government of India Act 1919 can be reviewed, and what can be the future measures which can be taken, can be given. ठीक है. And another important hidden reason why this commission was being sent to India was to structure the constitution for India, to structure the constitution for India. ठीक है, future measures था ना, future measures. This future measure means to structure the constitution for India. And now let us understand why Indians were protesting against it. Because this commission had 7 members, and in these 7 members, all of them were British. All of them were British. ये सभी members कौन थे? ये ब्रिटिशर्स थे. सो यू आर कमिंग टू इंडिया टू फ्रेम सम काइंड ऑफ फ्यूचर स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. ठीक है, एंड ऑल ऑफ यू आर ब्रिटिशर्स. सो यू आर नॉट इवन टेकिंग इनटू अकाउंट द रोल ऑफ इंडियंस इन फ्रेमिंग आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाने हमारे देश में आ रहे हो और तुम सब विदेशी हो. तुम क्या समझते हो हमारे जमीन के बारे में? What do you know about India? What do you know about the cultural aspect of India, the religious aspect of India, the education, right, the history? क्या जानते हो? What do you know? And all of you are Britishers, and you are not even taking in your commission, you are not even letting any Indian to participate, any Indian leader to participate. So this is not going to be, okay with us. हमारे लिए तो ये नॉर्मल बात नहीं है भैया. For example, in your house, a third person enters and he says, he is not even preparing for UPSC. Let's say your uncle, ठीक है, हमारे relatives ही ऐसे होते हैं ना, बीच में उंगली करने वाले. ठीक है, so let's say an uncle enters your house, he doesn't know the U of UPSC. He has just heard UPSC is very tough exam, this and that.
and he enters your house, he calls you, और बेटा क्या कर रहे हो, right? What are you doing these days? You tell him, I'm preparing for UPSC. Now he sits and prepares a timetable for all of you. अब वो बैठकर आपके लिए टाइम टेबल बनाने बैठ गए हैं कि बेटा wake up early in the morning, but you can study late at night only. And he's telling you wake up early in the morning. Don't stay up late at night. जल्दी सो जाओ, 10 बजे सो जाओ, सुबह सुबह 4 बजे उठना. भैया आपकी बॉडी नहीं अलाउ करती, आप नहीं सुबह उठ सकते, ठीक है, आप तो लेट पढ़ते हो, कुछ लोग होते हैं ऐसे. So he gives you a proper timetable and then he tells you focus more on history, focus more on polity. Geography तो होती रहेगी, geography is not that important. He's telling you all of these things, ठीक है. Now how you will feel उस point of time पर, ठीक है, कैसा लगेगा. Now someone else comes to your house and tells you, अरे why are you preparing for UPSC? It is not your cup of tea. It's not an easy exam. They will deliberately fail you. You prepare for MBA. You do this, you do that. Later on, after you secure a job, then you can sit for UPSC. Right? और देने की क्या जरूरत है? Ministers आपको काम नहीं करने देंगे. The ministers will never let you to work on your own. So why to sit for UPSC? Enter into politics. All of these advices they are giving you, you will feel agitated ना, गुस्सा आएगा ना, भाई तुमको ABC नहीं पता इस एग्जाम का, तुमको कुछ नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ये सब कुछ नहीं, पार्लियामेंट, ये सब कुछ नहीं पता, आके ज्ञान दे रहे हो, है ना, समझ आई बात. So same way we were agitated with these Britishers because these 7 people, all of them Britishers, they knew nothing about our country and they are coming here, via airport, and they are coming here to just frame our constitution. So that is why we were agitated. इसलिए हम agitated थे. इसलिए कहते हैं मुफ्त की सलाह कभी किसी को नहीं देनी चाहिए. आप भी मत देना. ये मत समझना हम तो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें ज्यादा नॉलेज है. नहीं, आपको भी कुछ नहीं पता, ठीक है. तो इसीलिए नेवर गिव एनीवन इन योर लाइफ फ्री एडवाइस. कभी नहीं, फ्री एडवाइस कभी नहीं देनी. आई हैव ट्राइड दैट, मैंने खुद से ट्राई किया है एंड देन मुझे पता है, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, फ्री एडवाइस कोई नहीं पसंद करता है. ऑलराइट, चलो अब यहां तक मुझे लगता है पॉइंट समझ आ गया. आई थिंक टिल दिस पॉइंट यू हैव अंडरस्टूड. नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. नाउ वी नो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, वी स्टडीड दिस एक्ट, राइट? व्हाट वाज दिस एक्ट? दिस एक्ट बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड डायरकी. इस एक्ट ने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था. एंड दिस डायरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हाई? टू govern the British provinces in India. इंडिया में जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं उनको गवर्न करने के लिए इस एक्ट को एस्टैब्लिश किया गया था. यस और नो जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, इन द चैट सेक्शन फटाफट. यस और नो? यस, सबको याद है, कोई भूल तो नहीं गया? चलो, वेरी गुड, यू ऑल रिमेंबर, वेरी गुड. So to govern the British provinces. Now, under this particular system, this diarchy system, write it down, diarchy system. Under this particular system, there were provincial subjects, and these provincial subjects were divided into 2 categories. इनको 2 categories में divide किया गया, reserved and transferred. The reserved and the transferred subjects. The transferred subjects were to be administered by governor. ठीक है? And the governor was helped by ministers who were responsible to the legislative councils. So governor was helped by or assisted by ministers. Ministers were responsible to legislative council, LC, legislative council. The reserved subject on the other hand were to be administered by, इनको कौन administer करने वाला था? Again, they were administered by governor and his executive council. इसका जो executive council था, यहाँ पर we have legislative council who is helping the governor. Here we have executive council who is helping the governor. Okay. And here the executive council was not responsible to legislative council. Please write it down if you want to, because they will confuse you like this in prelims. So executive council not responsible to legislative council. Here the ministers were responsible to legislative councils. ये 2 point of difference आपको याद रखना है, ठीक है? And then this particular act, Government of India Act 1919, also further made a provision. It also made a provision. Provision for what? For a review committee. It said that we are making a separate provision for a review committee, ठीक है?
on the working of Government of India Act 1919 after 10 years. So this particular act said we will function till 10 years. After that, there will be a review committee which will study our functions, which will study our performance in the 10 years, and then will give its review. And that committee was, wo committee kaun thi review committee? This Simon Commission, Indian Statutory Commission. This was the review committee. This review committee was coming to India to look into the working of Government of India Act 1919 after 10 years. Okay, 10 years of its functioning. Now, the Act of 1919, write it down. It failed. We studied this when we studied the Act 1919, right? तो हमने ये चीज पढ़ी थी. It failed to meet the aspirations. It failed to meet the aspirations of Indians for self-rule. Why? Because this act said we will give you dominion status, but we will not give you Swaraj. हम dominion status तो दे देंगे. Dominion status means we have studied this quite a lot of times. क्या होता है dominion status? जल्दी से बताओ chat section में. I'm waiting for your answer. फटाफट से बताओ लिख कर टाइप करके. What is dominion status? What did we study? क्या पढ़ा था हमने? जल्दी से बताओ. What is the dominion status that Britishers were trying to give us, but we were not accepting it? क्या था? In the chat section, फटाफट टाइप कीजिए. 2 answers. Amritansh is saying administrative roles under British administration, not autonomous. No, it means autonomous. Sai, it means autonomous. Dominion status is autonomous. Rishabh, not full independence. Yes, half self-government. Very good, Raju. Dominion status क्या होता है? Autonomy. मतलब, what is autonomy? That you are under Britishers, but you have the liberty to make your own rules and regulations. That is autonomous status. ठीक है, डोमिनियन स्टेटस हो जाता है कि आप हो तो ब्रिटिशर्स के अंडर ही, बट आप खुद के रूल्स रेगुलेशन थोड़े बहुत बना सकते हो. ठीक है, सो इंडियंस डिड नॉट वांट दैट. इंडियंस सेड you can keep your dominion status with yourself. We want full independence. We don't want to be recognized as your colony. हमको तुम्हारी कॉलोनी बन के रहना ही नहीं है. The same issue which is going on between China and Hong Kong. Okay, so we don't want to be your we don't want to stay under your dominion. हमको तुम्हारे अंडर रहना ही नहीं है. ऑटोनॉमस नहीं, full independence we need. ठीक है, so that is the dominion status. ठीक है, यहां तक मुझे लगता है पॉइंट सबको क्लियर हो गए हैं. Now let us understand what is the general response to the of the Indians towards this commission. ठीक है, box over here. This is for your own understanding that we are creating these flowcharts. Okay. Now, when the announcement was made, announcement of what? Announcement of creating a Simon Commission or sending the Simon Commission. SC means Simon Commission. At that time, there was a sense of anger. There was a sense of anger among the Indians. भारतीयों के बीच में एक गुस्से की लहर फैल गई. Every Indian, was very angry at the mere announcement of Simon Commission. And why they were angry? यहाँ पर question mark आ जाता है. Why they were angry? Because of the exclusion. Write it down. This is how you can write your answer in mains. These the lines which I am telling you, you can frame them in your own words and write down in mains. आप mains में इसको लिख सकते हो अपने words में frame करके. Because of exclusion of Indians from the all white commission. Why am I calling it all white commission? Because Simon Commission had 7 members which were all Britishers. सारे के सारे Britishers थे. So basically this was seen as the violation of the principle of self-determination. The principle of self-determination. So what is this principle of self-determination? Write it down. Seen as violation of principle of self-determination. The freedom to determine your course of life. आप कैसे जीना चाहते हो, जब उस प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को वायोलेट किया जाए, आपके ऊपर अपनी इच्छाएं थोपी जाए, दैट इज एन इंसल्ट. बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग वाज बोर्न फ्री. इट इज सेड कि हर इंसान
अपनी पूरी फ्रीडम लिबर्टी के साथ पैदा होता है. यू कैन नॉट जस्ट जेल एनी पर्सन. That is the principle of self-determination, which is based on humanity. So when you are snatching away this right from the Indians to decide for their own nation, that is the violation. वो एक तरीके का violation है, ठीक है? And that is why the Indians said that this was a deliberate attempt. This was deliberate मतलब जानबूझकर, intentionally, deliberate insult to the self-respect, to the सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंडियंस. भारतीयों के सेल्फ रिस्पेक्ट को जानबूझकर इंसल्ट किया जा रहा था. एंड दैट इज व्हाई व्हाट वाज देयर रिस्पांस. नाउ दिस वाज द इमोशन. ये जो हम पढ़ रहे हैं ये तो हाउ इंडियंस फेल्ट, ये तो इमोशन हो गया. नाउ वी विल स्टडी द रिस्पांस, हाउ दे रिएक्टेड. सो देयर रिएक्शन, अब क्या रिएक्शन था इनका. सो देयर वाज एन ऑल इंडिया और नेशन वाइड बंद, प्रोटेस्ट and band was observed. Every road was blocked. All the offices were closed. Mass rallies were held. बिल्कुल हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे आ गए थे प्रोटेस्ट करने. Mass rallies were held. And the commission was met. The Simon Commission, when they arrived in India, they were met with black flags. With ब्लैक फ्लैग्स. तो लोग काले झंडे लेकर घूम रहे थे, ठीक है. द कमीशन मेट विद ब्लैक फ्लैग्स एंड स्लोगन्स और कॉल्स ऑफ साइमन गो बैक. लोग बोलने लगे साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक. Wherever Simon Commission was going, people were following them in mass numbers, huge numbers, and they were protesting, Simon go back, Simon go back. Just imagine, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं सोचकर भी कि पहली बार हमारी कंट्री में इतनी यूनिटी कि वो 7 लोग जहां भी जा रहे हैं गाड़ी में, पीछे से लोग शोर मचाते हुए करोड़ों की तादाद में उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि वापस जाओ काले झंडे लेकर. हाउ इंसल्टेड दो 7 मेंबर्स वुड हैव फेल्ट. ठीक है, दैट गिव्स मी चिल्स, दैट गिव्स मी गूज़बम्स. आई डोंट नो व्हाई, कि कितने इंसल्टेड फील किया होगा ब्रिटिशर्स ने. एंड द पुलिस came down heavily on the protesters. Obviously police was at that time controlled by the Britishers, so police and all of them, they were lathi charging. And we remember Lala Lajpat Rai, right? हमने पढ़ा है ना, 2 बार पढ़ा है हमने ये अपनी क्लासेस में, how Lala Lajpat Rai during the protest was beaten up very brutally. He was so gravely injured that he died. So that again gives me chills, and it stirs my emotions. It makes me feel very emotional. Ki how a man who was so intelligent, so knowledgeable, fighting for his nation, could not see his nation getting its independence back. Before that only he died. He gave up his life. And why? For the nation. For during the protest. वो इतने intelligent आदमी थे, इतनी books वगैरह लिखी थी उन्होंने, and he was very respectable person, spiritually inclined person, and he gave up his life through during the protest. So this was the reaction of the people. यहाँ तक point clear हो गया तो जल्दी से बताओ. If the points are clear, let me know in the chat section कि ma'am the points are clear, and then we'll move forward. यहाँ तक point सबको clear हो गया है? किसी को कोई doubt तो नहीं है? Okay. चलो, very good. Now I hope you have drawn this flow chart. उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों ने ये flow chart बना लिया होगा. Should I change the slide? Everyone has drawn this particular flow chart. All right, सबने बना लिया है ना flow chart? All right, चलो, let's change the slide then. Slide में change कर देती हूँ. Now coming on to the next aspect. Next aspect पे आते हैं. Now let us understand. देखो, we studied the general response of Indians. Now let us understand the general response of political organizations. ठीक है, जितनी भी उस वक्त Indian National Congress was the most important political organization. So what was the response of our political leaders? Indians का तो response हमने देख लिया. How our political leaders were taking this commission. At that time, in 1927, a session of Indian National Congress was conducted, which is known as the Madras Session. This was the session of Indian National Congress. And this session particularly decided
to boycott the commission. So I'll tell you one very important aspect of politics. Okay, मैं बहुत important aspect politics का बताती हूँ. Now, you must have seen these pictures in the newspaper, right? When any finance minister of foreign country comes to India, any minister or any prime minister or president comes to India, किसी भी foreign country का, all of our ministers, bureaucrats, prime minister, they go to the airport, they give them flowers, do namaste, and then they welcome them into India, right? होता है ना? कोई भी बाहर से आता है, even when Indian bureaucrats or Indian prime minister or president or any other minister goes to the foreign country, they also come at the airport to welcome them, right? Now, when the Britishers, these 7 people came to India, they landed in India, there was no political leader who was there to welcome them. So they landed, 7 people, when the gates opened, they saw nobody is there to welcome us. So they quietly, went to their cars. And then this saw ki outside this, airport, there are so many people who are sloganeering and they are saying, Simon, go back, throwing things, raising their black flags. Okay. And this was an insult. No political leader there to welcome them. Nobody to pay them respects. Plus Indians for whom they came to India to frame a constitution, they are, calling out these slogans and these names ki you have to go back. And then wherever they are going, the Indians are following them with their black flags. So this was the response which was given to them. Okay. So again, Madras session mein Indian National Congress leaders said, we are going to boycott this commission. We will not go to welcome them, and we are going to boycott them at every stage and in every form. So we are even not going to help them in framing our constitution. ठीक है, यहाँ तक point clear हो गया. Now even this was about Indian National Congress. ये तो बात हो गई Indian National Congress की. ठीक है, तो यहाँ पर another important point is कि other parties like Muslim League, बाकी की जो parties है जैसे कि Muslim League हो गई, we had a liberal party, ठीक है, then we had Hindu Mahasabha, these kind of parties, they also decided to boycott the commission. इन्होंने भी बोला कि भैया हम तो boycott करेंगे commission को, ठीक है. But there were 2 political organizations which did not boycott. First was the Unionists in Punjab, the Unionists in Punjab, the Union Party members, and the Justice Party in South. The Justice Party, which is in South, they decided not to boycott the commission. Only these 2 parties, they went to welcome them, but the major important party was INC and Muslim League. ये तो major parties थी, Hindu Mahasabha, Muslim League and INC, the major bigger parties, they decided to boycott. So you can say कि the arrival of Simon Commission and the protest at all India level against the Britishers showed the Britishers the power of Indians and how determined Indians were to snatch away their independence. So you will say that the arrival of Simon Commission, the boycott by INC and Muslim League, and the protest of Indians towards the Simon Commission, they were an indication and they made the Britishers realize how desperate Indians were for full independence, for Swaraj. Now they were not ready to settle for dominion status or any other little candy. Okay, यहाँ तक point clear हो गया. साइमन कमीशन से रिलेटेड बात क्लियर हो गई तो फटाफट से मुझे बताएं. यहां तक बात क्लियर हो गई तो फटाफट मुझे बताओ चैट सेक्शन में. ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया. अब इसी बात पे हम यहाँ पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. आफ्टर दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Let me just take a sip of water, then we'll start. All right. So Government of India Act, it came after the, write it down, after the 3rd round table conference. We have discussed what is a round table conference in our previous classes, है ना? So there was a round table conference which was conducted in November 1932 between the Britishers and the Indian political leaders, after which this Government of India Act 1935 came into formation. Now,
this particular third round table conference na, a very peculiar thing about it is कि here it was held without the participation of, it was held without the participation of Congress. So the Congress leaders did not participate in this particular conference, and without their participation the British Parliament enacted this act. इस एक्ट को पास तो 1935 में किया था, इट वाज पास्ड इन 1935, बट इट केम इनटू इफेक्ट आफ्टर 2 years, that is in 1937. And it was at that time na, it was the longest legislation which was passed by the British Parliament. So write it down. At that time it was the longest legislation which was passed by the British Parliament. Okay. तो ये जो लेजिस्लेशन है इसके हमें फीचर्स पढ़ने हैं. बेसिकली वी हैव टू स्टडी दी प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. सो व्हाट वर द प्रोविजंस? लेट अस स्टडी देम. प्रोविजन समझते हैं. फर्स्ट प्रोविजन वाज एट द फेडरल लेवल. ठीक है, अब यहाँ पर फेडरल लेवल का फर्स्ट प्रोविजन इसका पढ़ेंगे. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ टेबल प्रोविजन and we are going to learn it and memorize it in the class itself. अब हम इसको ना क्लास में ही रिवाइज करेंगे. ये ना हो कि बस फिर आप पैराग्राफ में उलझ के रह जाओ. I want you to revise it in the memorize it in the class itself. First provision was at the federal level. पहला प्रोविजन था इसका फेडरल लेवल पर. Now the changes which were made at the federal level were, there were different changes which were made at the federal level, and those changes were made into different categories. First was the executive category. पहला तो चेंज हुआ था एग्जीक्यूटिव, आप बोल सकते हो एग्जीक्यूटिव लेवल पर. सेकंड चेंज वाज डन एट द लेजिस्लेटिव लेवल. ओके, एंड आपका जो दूसरा चेंज था वो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज था, तो उसको मैं अभी आपको लिखवा के समझाऊंगी. तो एग्जीक्यूटिव लेवल पर क्या हुआ था? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूटिव लेवल व्हाट वर द चेंजेस व्हिच वर इंट्रोड्यूस्ड? देयर वाज डायरकी. डायरकी was present at the center. डायरकी सेंटर में प्रेजेंट था. ठीक है, so here it was said in this particular act, write it down, that the executive authority of the center, it was given to the governor general. तो जो सेंटर पे, सेंट्रल लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी वो गवर्नर जनरल को दी जाएगी. दैट वुड बी इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल. सो ही वुड बी अ सुप्रीम पावर एट द सेंट्रल लेवल. सुप्रीम पावर कौन होगा सेंट्रल लेवल पे? गवर्नर जनरल होगा. ठीक है, एंड ऑल दी सब्जेक्ट्स whether they are any subjects, education, defense, health, all the subjects, they were, write it down, all the subjects that needed to be administered were divided into two parts. And they were divided into two parts. इन दोनों इन सब्जेक्ट्स को, सारे सब्जेक्ट्स को जो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वन वाज द रिजर्व्ड सब्जेक्ट, सेकंड वाज द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. ओके, नाउ द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, they were administered by the governor general. And he was advised by the executive counselors. And what were the reserved subjects? Examples were foreign affairs, जितने भी इंटरनेशनल अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स है, ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, डिफेंस. These were the major, you can say reserved subjects. So here what we have studied so far, क्या पढ़ा हमने कि at the federal level, in the Government of India Act 1935, at the federal level there were some changes. Changes were made in the executive and the legislature. In the executive there was diarchy system at the center. Under diarchy system, executive authority was given to governor general. Center की executive authority किसको दी गई? governor general को. And all the subjects which are a part of administration, they were divided into two parts, reserved and transferred. Reserved subjects will be administered by governor general, for example defense, foreign affairs, tribal affairs, and he will take advice from executive counselors. यहाँ तक point याद हो गया? And these executive counselors, write it down, they were not responsible to
सेंट्रल लेजिस्लेचर. दे वर जस्ट देयर टू गिव एडवाइस. ये सिर्फ एडवाइस देने के लिए थे, ऐसे कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी. It is not कि they are giving some advice and they will be responsible and accountable for that advice. No, it is on the Governor General if he wants to accept their advice or not. ये तो Governor General की मर्जी है कि एडवाइस को लेना है या नहीं लेना. So they are not responsible to Central Legislature. यहाँ तक पॉइंट सबने लिख लिए तो प्लीज मुझे बताओ. If you have written down these points through the flow chart and you have memorized it, let me know. याद हो गया? Because I will ask questions at the end of this explanation of this topic. ठीक है, यहां तक याद हो गया? ठीक है, वेरी गुड. नाउ वी सॉ दी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स. अब हमने देखा ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स भी थे. सो व्हाट हैपेंड इन द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स? नाउ दे वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय अगेन गवर्नर जनरल. Governor General is the supreme leader na right now at the central level. They will also be administered by Governor General, and he will be given the advice by, write it down, ministers, normal ministers. These ministers will be elected by legislature. इनको कौन elect करेगा? Legislature elect करेगा. So that means they are responsible to the legislature. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? They are elected by legislature, so they are responsible to the legislature. Another important point is that they will have to resign if the legislature falls. अगर central legislature गिर जाती है, ठीक है, no confidence हो जाता है, then they will also resign because they are responsible to the legislature. They are elected by the legislature. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? So this was the aspect of executive change. Federal level पे जो executive changes हुए. Now we will study the next level of changes at the level of legislature. तो यहाँ पर हमें अब next पढ़ना है federal level changes on the parameter of legislature. अब legislature में क्या changes आए? What were the changes in the legislature through this act? So here we have bicameral legislature. लेजिस्लेचर हमारे पास बाइकेमरल था. ठीक है, बाइकेमरल मींस 2 हाउसेस. बाइकेमरल का मतलब 2 सदन होंगे. फर्स्ट विल बी द अपर हाउस. अपर हाउस विल बी नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स. वी हैव स्टडीड दिस बिफोर आल्सो. एंड सेकंड वुड बी लोअर हाउस. लोअर हाउस माने फेडरल असेंबली. लोअर हाउस मींस फेडरल असेंबली. काउंसिल ऑफ स्टेट, COS, फेडरल असेंबली. इसका फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, काउंसिल ऑफ स्टेट्स. एंड देन वी हैव फेडरल असेंबली. ओके, आई कैन सी पूजा हैज जॉइन्ड द सेशन. मैं देख पा रही हूँ पूजा ने ज्वाइन किया. पूजा, सो फार वी हैव answered a question, mains related question about Simon Commission. We made flow chart on Indian Statutory Commission, response of Indians and political organization. Now we are studying Government of India Act 1935. Okay, now here we have seen legislature में bicameral था, upper house था, lower house था. Now here oddly we can see that the election of, यहाँ पर आप finger note बना लो, the election of upper house माने council of state, the election of the members of upper house was direct election was there. ठीक है, but the election of the lower house, LH means lower house, it was indirect. Lower house के members का election indirect था. And council of state was made a permanent body. इसको एक permanent body बना दिया गया. It was made a permanent body. And there was a provision. इस permanent body में भी एक provision था that 1/3 of the members of the council of state, 1/3 of the members, they will be retired. They will be retired every 3rd year. हर 3 साल बाद जो 1/3 मेंबर है काउंसिल ऑफ स्टेट के वो रिटायर होंगे ही होंगे. 1/3 members of council of state will be retired every 3 years. This was the provision. Another provision was added. ये जो फेडरल असेंबली है ना, this federal assembly, here I'll draw it with another ink. This federal assembly, its duration will be 5 years. इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 5 years रहेगा. And at the legislature level, there were 3 lists of subjects which were created. First was known as the federal list of subjects. Second was known as provincial list, which will be ruled by the provinces.
थर्ड वाज नोन एज कंकरेंट, जो रेजिडुअल है वो हो गया कंकरेंट में, ठीक है। 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स वर मेड, फेडरल, प्रोविंशियल, कंकरेंट। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए इफ यहां तक पॉइंट क्लियर है। चैट सेक्शन में बताओ, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? पॉइंट क्लियर है यहां तक? रिवाइज करें इसको। पॉइंट्स क्लियर है यहां तक? चलो लेट्स रिवाइज दिस। सो वी हैव स्टडीड फेडरल लेवल पे चेंजेस वर मेड, ठीक है। एट द फेडरल लेवल चेंजेस वर मेड, चेंजेस वर मेड एट बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इन दी एग्जीक्यूटिव, यहां पर हमने क्या देखा? डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर, where the executive supreme authority of center was in the hands of governor general, ठीक है। Second, all subjects that needed to be administered were divided into 2 categories. We had reserve and transfer subject. Both these subjects were handled by governor general only, but in the case of reserved subject, he was advised by executive councillors who were not responsible to central legislature. But in case of transfer subject, governor general was advised by ministers who were responsible to legislature. Then we studied changes at the legislature. 80% of the budget was non-votable. That means Indians could not vote on 80% of the topics of the budget. 20% पे ही वो अपना वोट दे सकते थे. And as per the provision, we saw कि bicameral system था. We had 2 houses, upper house, lower house. Upper house was known as Council of State, which was a permanent body. And here the members who were elected, they went through direct election. And here there was a provision that 1/3 members of Council of States, 1/3 of the members will be retired every 3rd year. हर तीसरे साल ये retire होंगे. In the lower house, Federal Assembly, it was known as Federal Assembly. Here members were indirectly elected and the duration of Federal Assembly was 5 years. Then we saw कि legislature में 3 लिस्ट थी, Federal list, Provincial list and concurrent list. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? Now here in the legislature level ना, there was a power which was given to Governor General. The power of Governor General. What was the power which was given to Governor General? He enjoyed the residuary powers. He enjoyed the residuary powers. What does it mean? अब इसका मतलब क्या होता है? It means that he could, write it down, issue ordinances. ये ordinance president की तरह ordinance issue कर सकता था. Second, he could certify the rejected bills. जो rejected bills थे, जिनको reject कर दिया गया, ये उनको pass कर सकता था. और he could restore the rejected bills. जो bills को reject कर दिया गया है सदन के द्वारा, ये उनको वापस से restore कर सकता है. He can add life to the bills. He could restore cut in the grants. For example, there are the states or the provinces are asking for some money from the center. Okay, so grant in form of grants कि हमको थोड़े से grant दे दो ताकि हम अपना working administration कर पाएं, so that we can look after our administration. We want some grants, and the center has said we are going to cut your grant, we are going to decrease your grant. ठीक है, but the governor general had the power to even restore that cut. ठीक है, वो जो डिक्रीमेंट आया है ग्रांट में, वो उसको वापस से भर सकता है. इफ फॉर एग्जांपल योर मॉम इज, you are asking your mom to give you 100 rupees, but your mom gives you let's say 80 rupees, कि हाँ 100 नहीं 80 रुपए का आता है ये सामान, मैं 80 ही दूंगी. So she has cut your grant, she has removed 20 rupees from your total amount that you asked from her. But you go to your dad, let's say your dad is governor general, so he will give you that extra 20 rupees. So he had the power, governor general had that power. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. एंड ही कुड ऑल्सो एक्सरसाइज हिज वेटो. अपना वीटो भी वो एक्सरसाइज कर सकते थे, अपनी विल भी एक्सरसाइज कर सकते हैं एट एनी लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट ही वांट्स टू. So this was the power of Governor General at the level of legislature. At the level of legislature. Let me know यहां तक सबको points clear हो गए हैं? यहां तक points clear हो गए? अच्छा, tell me, what was the change that we were studying?
Government of India Act 1935, we have studied these changes. At what level did we study the changes? जल्दी से बताओ, अभी तक हमने किस लेवल पे changes को पढ़ा है? At what level did we study the changes? Federal, very good, Ishwar, बहुत ही बढ़िया. Ishwar, I know this act is, नहीं, Raju was saying this act is very long. Raju, I know the act is long, but do you think through flowchart it is getting summarized in an efficient manner? What do you think? Tell me in the chat section. आपको लगता है कि फ्लो चार्ट के थ्रू थोड़ा सा इजी मैनर में समराइज हो रहा है कि अब याद करोगे तो अच्छे से याद रहेगा? Now when you will revise it, it will become very easy, है ना, to revise. That is the only purpose of making flow charts for all of you. Okay, चलो. So we have studied the federal level. Now we will study the changes which were made at the provincial level. अब प्रोविंशियल लेवल पे क्या चेंजेस लेकर आया गया इस एक्ट के द्वारा? व्हाट वर द चेंजेस व्हिच वर मेड एट द प्रोविंशियल लेवल? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? सो देयर वर 3 चेंजेस ओनली. सिर्फ 3 चेंजेस थे जो किए गए थे. सो इट इज नॉट वेरी टफ टू रिमेंबर इट. ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक अ फ्लो चार्ट लाइक दिस. फर्स्ट वाज दैट द प्रोविंसेस, they were made free from the directions of Secretary of State. This Secretary of State position was created by which act? Let us see how many of you are revising. किस एक्ट के थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का प्रोविजन बनाया गया? जरा देखें कितने बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा. Just this question will let me know how many of you have been revising. Yes, 1858. Ishwar, very good. So the provinces were made free from the directions of Secretary of State. Very good, Rishabh. Very good, Raju. तो Secretary of State के orders से अब free हो गए provinces. ठीक है? And Governor General. Okay. Hence, you can say, therefore, the provinces, they started deriving their power or authority. Now see, you are the youngest in your family. आप अपने फैमिली में सबसे छोटे हो. There are 3 siblings total. You are the youngest. Then you have mother and father. These 2 elder siblings, right? Let's say this one is Secretary of State and this one is Governor General. Up till now, when you were just, let's say, 10 or 11-year-old, these 2 people used to bully you around. ये जो 2 तुम्हारे भाई बहन है ना, तुम सबसे छोटे हो, तो जब 10-11 साल तक तुम्हारी उम्र हुई तब तक ये दोनों तुमको नचाते थे. They used to bully you around, they used to order you to do things. Okay, now you have turned 11. Let's say now you have turned 12. Now these 2 people cannot bully you around. अब इन दोनों की authority आप पे कम हो गई. They are either in class 12th or they are in college and they don't have time to bully you around. They are out, attending their tuitions and other things, coachings, etc. Now you will get your authority directly from. अब कौन आप पे authority अपनी जमाएगा? जल्दी से बताओ. Now you will derive authority or you will be bullied around or you will be ruled by. Tell me in the comment section. जल्दी से बताओ कौन नचाएगा अब आपको? Chat section में फटाफट बताओ. I have created this diagram for all of your understanding only. फटाफट बताओ. अब इन दोनों की अथॉरिटी खत्म. कौन तुम्हारे ऊपर बैठा है? Yes, parents. So here provinces started deriving their authority from. यहाँ पर क्या आएगा आंसर? जल्दी से बताओ. Above Secretary of State and Governor General is. इन दोनों के ऊपर कौन बैठा है? Who is sitting above both of them? The British government, the British crown. महारानी बैठी है, महारानी. ठीक है, British crown. Okay, so now they were getting the authority directly from the British crown. Directly वहां से यूके से आता था ऑर्डर और प्रोविंसेस काम करते थे. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? Now another important aspect change was the diarchy level change. So diarchy was replaced by, at the provincial level, diarchy was replaced by provincial autonomy. So here provinces were under the control of British, but because the orders were coming from the crown, so it took a long amount of time to reach the provinces.
So in the meantime, provinces used their own rules and regulations. अब वहां से महारानी के पास चिट्ठी लिख रहे हो कि भैया ये प्रॉब्लम्स हैं, महारानी वहां से ऑर्डर भेज रही है, आने में टाइम तो लगेगा, तब तक प्रोविंसेस अपने हिसाब से रूल्स बना लेते थे. So there was a provincial autonomy at the provincial level. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. And there was a separate legal system. There was a separate legal system which was granted to the provinces also. Third aspect, third change was that the provinces, they were granted independent financial powers. And also resources. इनको resources भी दिए गए. So as per the Act, Government of India Act 1935, the provinces, they were having their independent financial resources and they could even borrow money for its own security. Write it down. They could even borrow money for its own security. अपने खुद की security के लिए पैसे borrow भी कर सकते थे. These were the changes at the provincial level. ये changes provincial level पे किए गए. So I am writing over here Government of India Act 1935. ठीक है, changes at the provincial level. यहाँ तक point clear? Now we will over here make another flow chart or mind map, you can say, regarding the limitations of Government of India Act. Government of India Act 1935 के, because I have told you earlier also, whichever act you study, you have to study the features of the act and you have to study the limitation कि उसमें कमी क्या थी. So I'll make this box around here. ठीक है, चलो अब इसमें एक mind map बनाते हैं. What were the limitations of this act? Now see, over here we are seeing that Governor General is enjoying a lot of powers, right? So here you will write, यहाँ पर आप लिखोगे the safeguards, the various safeguards and special responsibilities, the various safeguards and special responsibilities of Governor General, they were disrupted at the provincial level. We saw over here in the provincial level, they are not getting authority from the Governor General or Secretary of State. But at the federal level, Governor General is very important. Federal level पे तो भैया हर जगह Governor General की चल रही है. Provincial level पे he is not able to authorize the provinces. So that created difference in administration at federal and provincial level. And that created confusion. उससे क्या हुआ? Administrative level पे confusion create हो गया. It led to the creation of confusion at the administrative level. Now the federal level pe people are thinking ki what is happening? Governor General is supreme, but in the provinces people know ki bhaiya Governor General is not supreme. Provinces are enjoying judiciary related and defense related freedom also, finance related freedom also. So there was a confusion in the country. ठीक है, एक सा व्यवहार होना चाहिए, but confusion हो गया था country में regarding administration. And this act provided a rigid constitution, a very rigid constitution. So there was no possibility of internal growth, because we can see there were so many rules and regulations at the federal level, but at the provincial level there is autonomy. भाई फेडरल लेवल पे तो इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, 80% वोट, 80% of the budget is non-votable. But federal level pe they are enjoying financial resources, they are enjoying judicial resources, judicial independence, dominion status they are having. So there was no possibility of internal growth. बहुत rigid था constitution, किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, तो internal growth का यहाँ पर कोई provision नहीं था. And that is why the Indian National Congress criticized this act, and that is why they did not participate in the third round table conference. यहाँ तक points clear हो गए सभी को? तो जल्दी से मुझे बता दीजिए. If the points are clear, let me know.
चैट सेक्शन में फटाफट से मुझे बता दो कि पॉइंट्स आर क्लियर मैम. सो नाउ टेल मी दिस एक्ट इज क्लियर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्लियर हो गया सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? चलो वेरी गुड, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द नेहरू रिपोर्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, द नेहरू रिपोर्ट. दिस टॉपिक हैज बीन आस्क्ड टाइम एंड अगेन इन प्रीलिम्स, नॉट इन मेंस. मेंस में नहीं पूछा गया. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन आई हैव क्रिएटेड 3 स्टार्स दैट मींस वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब हम बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की, व्हाट वाज दिस रिपोर्ट ऑल अबाउट? द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928. वेरी इंपॉर्टेंट. It was published by a commission. Commission के द्वारा बनाया गया था. And this particular commission, any report is published by commission only. And this commission, who was the head of the commission? इस commission का head कौन था? नेहरू जी के पिताजी पंडित मोतीलाल नेहरू. पंडित मोतीलाल नेहरू. ठीक है. Now here Indian politicians were asked to create their own constitution. Britishers said कि you politicians of India or you Indians again and again you are protesting and you are asking us कि let us make our own constitution. Okay, we are giving you the opportunity. Frame a draft constitution and show us. तुम हमसे बार बार कहते रहते हो अरे हम अपना संविधान बनाएंगे, बनाओ, पर हमको जरा ड्राफ्ट बना के दिखाओ, हम भी देखें क्या चाहते हो. Let us also see what do you guys want for your nation. Okay, so that is why this commission was created by Pandit Motilal Nehru to create this report. Basically it was a draft, you can say. आप ये बोल सकते हो कि ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था. ठीक है. So write it down over here, create a finger chart and write it down that Lord Birkenhead, he was India's Secretary of State. ये इंडिया के Secretary of State थे. ठीक है. He established this committee. So on the, you can say on the orders of the Queen, Lord Birkenhead, he established the committee and the head of the committee was Pandit Motilal Nehru. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया अभी. Now what did this report demand? इस रिपोर्ट ने क्या डिमांड किया? This report demanded that India should be given a dominion status. DS मतलब dominion status. And it was discussed by the you can say Congress. Now another important finger chart you will create over here. यहाँ पर एक और important finger chart बना लीजिए. ठीक है. Here you will write that in order to provide India the dominion status, DS means dominion status, inside the British Commonwealth or the British colony, or British Commonwealth ज़्यादा सही word लगता है, British Commonwealth, the Nehru reports main objective was, इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, it was to be, or you can write to stay under the British Commonwealth, but to be able to rule our country. समझ आ रही है बात? Now what this report's objective was, because Lord Birkenhead said on the orders of the Queen कि okay, you can create a committee, write a draft report and show us what do you want. At that time in 1928, the Congress leaders, we can see some of the moderate leaders also, they thought कि first initially let us ask for a dominion status. Initially शुरू में एक dominion status के लिए बात करते हैं. Let us also see how we can rule. हम भी ये देख लेते हैं कि हम rule कैसे करेंगे. ठीक है. So they said in the report they created some rules, some pointers. They said कि let us be under the British Commonwealth. हमें British Commonwealth में ही रहने दो, but at least allow us to frame our own rules and regulations. हमें इतना परमिशन दो कि हम अपने rules and regulations खुद बना सके. ठीक है, थोड़ा बहुत अपने आप को रूल कर सके. This was the objective of Nehru Report of 1928.
यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया है तो मुझे प्लीज जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी दी, आई विल यूज अनदर इंक। नाउ वी विल स्टडी दी रिकमेंडेशंस। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, रिकमेंडेशंस पढ़ने वाले हैं। किसके रिकमेंडेशंस पढ़ने वाले हैं, नेहरू रिपोर्ट 1928 के। व्हाट वर द रिकमेंडेशंस व्हिच वर क्रिएटेड बाय नेहरू रिपोर्ट। फर्स्ट रिकमेंडेशन, माइंड मैप बनाओ फटाफट से यहाँ पर। Yes, you are right, Amritansh. Dominion status means autonomy, but not sovereignty abhi right now. ठीक है? So here, first recommendation was the parliamentary system of governance, which we follow currently. The parliamentary system of governance, and it should have a bicameral. It should have a bicameral legislature. तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमको चाहिए, एंड वी वांट अ बाइकेमरल लेजिस्लेचर. Here in bicameral legislature we will have a senate, two houses, they will be there, senate and house of representatives, lok sabha rajya sabha. ठीक है, these will be two houses that we will have. It should be granted to India. It should be granted to India. ये इंडिया को ग्रांट करो आप, ठीक है. We want this. House of Representatives will elect, the House of Representatives will elect 500 members for 5 years, and the Senate, it will elect 200 members for 7 years. S for Senate, S for 7. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. S for Senate, S for 7. House of Representatives 500 members for 5 years. तो 5 यहाँ पर आप देख रहे हो, 5. This is how you can remember things. इस तरीके से आप चीजों को छोटा छोटा तरीके से याद रख सकते हो. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. Now, second recommendation, the Governor General will make choices. ठीक है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चॉइसेस हैं वो गवर्नर जनरल करेगा, ओके, बट he will use executive councils, recommendations as guide, so executive council will be made up of Indians. executive council में तो Indians बैठे होंगे, so governor general has the power to administer, but on the advice of the Indians, executive council. ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया. So they are trying to say कि we are also respecting you, but we also want you to respect us. हम आपको रिस्पेक्ट करें, आप हमारी रिस्पेक्ट कर लो. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. Another recommendation, it was that, write it down, India should adopt federal system of government. India federal system of government को adopt करेगी, where the provinces and the center can unitary on the unitary basis they can work together. Federal मतलब होता है, federalism means the sense of brotherhood. Okay, we are not aloof, we are all together. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. ऑल राइट, यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा तो जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे बताओ. बट हियर इन फेडरल सिस्टम द सेंटर विल कीप इट्स रिमेनिंग पावर्स. मतलब हेड तो सेंटर ही रहेगा, हेड विल बी सेंटर ओनली, बट देयर विल बी अ काइंड ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन सेंटर एंड दी प्रोविंसेस. ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. ओके, another recommendation was that separate electorate should be disbanded. ये जो रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हो ना हमको, you are trying to divide us on the basis of separate electorate, on the basis of religion. This should be done with, this should be removed, disbanded. इस चीज को हटा दो. Separate electorate for minorities should be removed, and there should be a single electorate. There should be a single electorate. एक सिंगल इलेक्टोरेट होना चाहिए. सेपरेट इलेक्टोरेट को हटा दो, सिंगल इलेक्टोरेट शुड बी सेटअप. इसको सेटअप करना है. पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बताओ.
यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? शुड आई चेंज द स्लाइड? एवरीवन हैज नोटेड? अब we are going to make a 4 box related, you can say tabular chart. अब हम क्या करने वाले हैं? टैबुलर चार्ट बनाने वाले हैं, ठीक है? सो आई शो यू हाउ टू मेक अ टैबुलर चार्ट व्हेन यू आर रिवाइजिंग. हियर यू विल राइट नेहरू रिपोर्ट. यहाँ पर आप लिखोगे नेहरू रिपोर्ट, ठीक है? एंड यू विल क्रिएट अ बॉक्स अराउंड इट. उसके आसपास बॉक्स बना लीजिए फटाफट से. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मेन पार्ट्स और वी आर गोइंग टू समराइज द नेहरू रिपोर्ट. अब हम इस नेहरू रिपोर्ट को ना समराइज करने वाले हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ, इस तरीके से, ठीक है? फर्स्ट पार्ट इज द नेहरू रिपोर्ट. मेन पार्ट नेहरू रिपोर्ट का क्या था? अमृतांश, दीज रिकमेंडेशन, ये नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है ये, ठीक है? कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बट दिस इज द नेहरू रिपोर्ट राइट नाउ. तो यहां पर हम पढ़ेंगे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेहरू रिपोर्ट वाज इट वाज अ चार्ट ऑफ राइट्स. क्या था नेहरू रिपोर्ट? इट वाज अ चार्ट ऑफ राइट्स. दीज 4 पॉइंट्स आई हैव टेकन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सो यहां पर आप लिख लो टेकन फ्रॉम PYQ, टेकन फ्रॉम PYQ, ठीक है? तो नेहरू रिपोर्ट वाज अ चार्ट ऑफ राइट्स. एक तरीके से ये चार्ट था, ठीक है? जो इंडिया जो चाहती थी ब्रिटिशर्स से, व्हाट वर इंडियाज एस्पिरेशंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स फॉर आवर ओन नेशन, इट वाज अ चार्ट ऑफ दैट. उसका ये चार्ट था. सेकंड, दिस रिपोर्ट प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स ग्रांटिंग इक्वल राइट्स टू all citizens. That is why there was a constitution of separate single electorate. That is why they were demanding single electorate, because they were demanding equal rights to all citizens. Third, the main part was establishing federal system, the establishment of federal system of government, where the residual power will be with, jaldi se batao chat section mein, where the residual powers will be held by center. किसके पास होगी रेजिडुअल पावर? वेरी गुड, सेंटर के पास होगी. एंड लास्ट पॉइंट वाज देयर वाज आल्सो अ प्रपोजल इन दिस रिपोर्ट टू एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट, टू एस्टैब्लिश द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? सो ये आपके यहाँ पर हो गई नेहरू रिपोर्ट के मेन पॉइंट्स. एंड दिस इज हाउ वी हैव मेड अ टैबुलर चार्ट ऑल्सो. ये हमने 4 बॉक्सेस का टैबुलर चार्ट यहाँ पर बना लिया, ठीक है? तो इस तरीके से जब आप रिवाइज करते हो, व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स, दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ टैबुलर चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरीके से आप चार्ट बना सकते हो, ठीक है? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए हैं तो फटाफट से मुझको बताओ. इफ द पॉइंट्स आर क्लियर, लेट मी नो. सभी को पॉइंट्स क्लियर है यहां तक? ओके, वेरी गुड. चलो, नाउ वी विल अंडरस्टैंड हु वर द मेंबर्स ऑफ दिस रिपोर्ट. इस रिपोर्ट के मेंबर्स कौन थे? दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन फॉर PYQ. आई एम टेकिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. द रिपोर्ट वाज हेडेड बाय, हेड कौन था इसका? इट वाज हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू जी, ठीक है? मोतीलाल नेहरू इसके हेड थे. एंड द सेक्रेटरी ऑफ दिस रिपोर्ट वाज हिज ओन सन जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? सेक्रेटरी थे. अदर मेंबर्स वर, वी हैड, राइट इट डाउन, तेज बहादुर सप्रू. बाकी के मेंबर्स थे तेज बहादुर सप्रू. देन वी हैड अली इमाम. देन वी हैड मंगल सिंह थे हमारे यहाँ पर मेंबर्स. देन वी हैड सुभाष चंद्र बोस. वी हैड MS एने. वी हैड GR प्रधान. एंड वी हैड Shuaib Qureshi. These were the other members of the report. These two are important to remember because for prelims. ठीक है? ये prelims के लिए बहुत important है. And it was formed in 1928. 1928 में it was a response towards the opinion of the British government regarding the incompetency of Indian leaders. British government never thought कि Indian leaders are competent enough to frame a constitution for themselves. So it was a very करारा जवाब, ठीक है?
to the Britishers that we have the knowledge, we have the analytical ability and capability to form our own rights. हमारे खुद के rights बनाने के हमारे पास दिमाग है. ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो जल्दी से बताएं. यहां तक सबको पॉइंट क्लियर है? शुड बी मूव अहेड, आगे बढ़ा जाए? ओके, सबके सबके पॉइंट्स क्लियर हो गए? ओके हो, यहाँ तक मुझे लगता है सबको समझ आ गया है कि वी आर लॉन्चिंग अ बैच, ब्रह्मास्त्र बैच फॉर इंडियन इकोनॉमी. अगर आप प्री 23 या 24 के लिए बैठ रहे हो तो दिस बैच विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, एंड प्लस अफोर्डेबल प्राइस है 999. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक भी मिल जाएगा. ओके, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट ओसवाल बुक्स को. ठीक है, तो यहाँ पर ओसवाल बुक्स में आपको करना क्या है कि आपको PYQs रिवाइज करने हैं, नथिंग एल्स. यू जस्ट हैव टू रिवाइज द PYQs. Any doubt, anyone? Okay, NP is asking what to read for preliminary, ma'am. Vision PT. Okay, Vision के PT 365 आता है ना? That is enough. इतना confuse मत हुआ करो. ठीक है? All the websites, all the coaching institutes, they are doing tremendous job. They are wrapping up the current affairs in one PDF. Choose any one. It can be Vision, Insight का पढ़ सकते हो, Unacademy Articulate पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है. पर कोई एक चूज करो तो उसी पे टिके रहो. प्लीज ये मत सोचना कि if we study that website's PDF of current affairs we'll clear this exam. No, any one PDF you can pick up. You just have to brush up your current affair awareness. You don't have to cram things. प्लीज इन ये जो आप PDF करंट अफेयर्स के पढ़ते हो रट्टा मत लगाना, कुछ याद नहीं रहेगा तुमको. समझना, अवेयर रहो हमारे आसपास हो क्या रहा है. तो कोई भी एक वेबसाइट का पकड़ लो. ठीक है, कोई भी एक वेबसाइट का. दीज आर वेरी वंडरफुल वेबसाइट्स. विजन, अनअकैडमी, इनसाइट्स, दीज आर वंडरफुल वेबसाइट्स. किसी भी एक का उठाओ और फिर उसी पे टिके रहो. कहते हैं ना, वैसे तो इतने भगवान है, बट आपको कोई इष्ट पकड़ना होता है अपना और उसी पे फेथ डालना होता है. सेम अप्लाइज टू द करंट अफेयर PDF ऑल्सो, है ना? क्लियर हो गया? ओके. Amritansh is saying, please do cover remaining topics. So modern Indian history is covered from your prelims perspective. We have covered all the things. There is nothing which is left from prelims perspective. ये prelims का ब्रह्मास्त्र बैच था ना modern Indian history का. हमने सारे important topics from the last 10 years PYQs cover किया, आपको पता है इस पूरे बैच में. तो इसलिए वो मत सोचो कि कुछ खत्म, कुछ रह गया है. अब जो मेंस के पर्सपेक्टिव के टॉपिक्स है ना, जो मेंस के लिए पढ़ना होगा, वो मैं उसका मैं एक्स्ट्रा फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप शेयर करने वाली हूँ. ठीक है, that would be for from mains perspective. This batch for prelims, this ये जो बैच था वो prelims perspective था. तो हमने 10 years के सारे important topics cover कर लिए हैं क्लासेस में. 7 से ज्यादा ही क्लासेस कवर किए हमने. बट मेंस के पर्सपेक्टिव से जो टॉपिक है वो मैं आपके एग्जाम दिन तक मैं फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप शेयर करती रहूंगी. डोंट वरी. ओके, साइंसिंग हाउ टू राइट इकोनॉमिक आंसर, दैट ऑल्सो विल बी टॉट इन दिस बैच. ये जो बैच आप देख रहे हो ना, इस बैच में आंसर राइटिंग भी पढ़ाया जाएगा आपको. बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ बैच जिसमें आपको पॉइंट्स बेसिस पे चीजें रटवा दी जाएंगी. दिस बैच इज फॉर योर एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग. वंस योर एनालिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर, यू कैन राइट एनी आंसर दैट यू वांट टू. जब एक बार समझ आ जाती है ना, टेक्निकल है, इंडियन इकोनॉमी इज नॉट अ वेरी इजी सब्जेक्ट. ठीक है, इट इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट. When you understand the technicality, you can write anything that you want to for 10 pages, 20 pages, 15 pages. Okay. So this batch is starting from 20th March. अगर आप चाहें तो इस बैच में फटाफट से ना अभी इनरोल कर सकते हैं. 20 मार्च को ये 6 बजे रोज क्लासेस हुआ करेंगी 90 मिनट्स की. ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी आपको. 11 दिन में इंडियन इकोनॉमी को हम NCERT, तमिलनाडु स्टेट बुक्स, संजीव वर्मा एंड MCQs, दैट इज previous year question papers, extra mock test will be taken on Unacademy का platform, mocks होंगे, flow charts and mind maps आपको दिए जाएंगे, क्लास में भी समझाए जाएंगे. This is going to be the entire batch. ठीक है, ये आपका पूरा entire batch होगा. तो if you're interested, plus you can get 10% discount also if you use code ARPITA10. So if you're interested, you can be a part of the batch. अभी 5 दिन में, 3 दिन में शुरू हो रहा है. ठीक है, yes Raju, everything will be done in 11 days because it's on Unacademy ना. यहाँ पर क्या होता है, आई हैव टू फोकस ऑन द Zoom बैचेस, आई हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट. एंड स्टूडेंट्स दे हैव देयर ओन एक्सक्यूजेस कि मैम टुडे वी आर नॉट फीलिंग वेल, टुमारो वी हैव दिस क्लास, टुडे वी हैव दिस टेस्ट, so can you please postpone the lecture. But on Unacademy there is a strict schedule which is given.
which the students have to be disciplined enough to follow. तो वहां पर कोई डिले नहीं होगा, ठीक है? वो पर्सनल जूम क्लासेस नहीं है, वो तो एक प्रॉपर आपका डिसिप्लिन्ड बैच है. ओके, आपके एग्जाम तक क्लासेस विल बी अवेलेबल, डोंट वरी, टिल योर एग्जाम्स क्लासेस विल बी अवेलेबल. ओके, प्लस जो मैं लिंक देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट सेक्शन में और ग्रुप पे, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक टू नो मोर अबाउट द बैच. सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. और आपके आंसर्स मुझे इवैल्यूएट करने हैं जो ग्रुप पे आपने पोस्ट किए हैं. आई हैव टू इवैल्यूएट योर आंसर्स, ठीक है? सो वील ब्रिंग अप मोर कोर्सेज एंड बैचेस फॉर ऑल ऑफ यू, जिसकी नोटिफिकेशन यू विल बी गेटिंग ऑन द ग्रुप इटसेल्फ. सो आई होप यू एंजॉयड दिस बैच. उम्मीद करती हूँ आपने हिस्ट्री एंजॉय की. अमृतांशी सिंह, प्लीज गिव मार्क्स. आई गिव मार्क्स ऑन दी आंसर्स. बिना मार्क्स के तो फिर चेकिंग ही क्या हुई, ठीक है? डोंट वरी. राजू, अमृतांश, ईश्वर, ऋषभ, एनपी, एवरीवन, डिड यू एंजॉय द हिस्ट्री का बैच विद मी? प्लीज टेल मी. एंजॉय किया? नोट्स अच्छे से बनाए? डिड यू ऑल मेड नोट्स? डिड यू ऑल मेक नोट्स बढ़िया तरीके से विदाउट एनी स्ट्रेस? थैंक यू ऋषभ, थैंक यू अमृतांश, थैंक यू साई. साई, आपने भी एंजॉय किया? समझ आया? एनपी सिंह, ज्योग्राफी का कोर्स. ज्योग्राफी का कोर्स देखो एकदम से सारे कोर्सेज नहीं आ जाएंगे ना, टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे. साई, आपको भी समझ आया? आप सेटिस्फाइड थे बैच के साथ? ऑल ऑफ यू वर सेटिस्फाइड बिकॉज योर सेटिस्फैक्शन इज माई विक्ट्री. ओके, चलो, बट डोंट वरी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम. ये मत सोचना मैं कहीं भागी जा रही हूँ. तुम जब तक क्रैक करके निकलते नहीं हो ना, मैं वहीं रहने वाली हूँ. ओके, और जिस दिन तुम्हारा क्रैक होगा तुम भूल मत जाना मुझे, सारे के सारे. डोंट फॉरगेट मी वंस यू क्रैक दिस एग्जाम. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे साथ लगे रहना, ठीक है? याद रखना, देयर वाज दिस टीचर हु वाज ऑलवेज विद अस. अमृतांशु, अरे ठीक है, साथ देना कभी भूलना नहीं. एंड एनी वरीज, इमोशनल सपोर्ट दैट यू नीड, सोशल सपोर्ट दैट यू नीड, एजुकेशन, एकेडमिक, ठीक है, इवन जॉब रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे. और आपके ईमेल आईडी तो आपको सबको पता ही है मेरी, ठीक है? मैं हमेशा अवेलेबल हूँ फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू नीड. आई एम नेवर गोइंग टू फॉरगेट माय स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट, ठीक है? हमेशा याद रखना, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू नीड, नॉट जस्ट एकेडमिक. So on this note, we are wrapping up the session. I'm available and plus I'll be taking live lectures. ठीक है, किसी भी टॉपिक पे I'll be taking Zoom classes live. So I'm going to share the link with all of you. तो अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो Zoom and free lectures, ठीक है? अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेल आईडी के थ्रू. लिंक ज्वाइन करके आप क्लासेस में भी आ सकते हो. तो ऐसे मैं आपको ना भूलने वाली नहीं हूँ, डोंट वरी. On this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone. Namaste everyone. Thank you so much that you were a part of this batch. Thank you so much. This is the mail ID, upscwithease@gmail.com.